गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं इतिहास का अध्याय 7 का अगला टॉपिक है ना। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है, ध्यान दिया जाए अब इसमें, है ना। तो आइए देखते हैं। है आपका आगे प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें। क्या? प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें मतलब क्या है? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय लोग क्या क्या नया नया तकनीक, कौन कौन से मशीन का उपयोग किए हैं उस लड़ाई में, उस युद्ध में। ठीक है, तो आइए जानते हैं। कोई वैसा बात नहीं है जो कि आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि देखिए आज लड़ाई जो हो रहा है, जो तकनीक का यूज किया जा रहा है और उस समय जो किया जा रहा था, वो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अंतर मिलेंगे, लेकिन उस समय का तो वही सबसे बड़ा था, है ना। तो आइए देखते हैं। मशीन गन, आज भी मशीन गन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मशीन गन उस समय का हथियार था। देखिए क्या है, ट्रेंचों, यानी ट्रेंच मतलब होता है खाई। खाई मतलब जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए अब ऐसा ऊंचा ऐसे भाग है, अब इसके नीचे ऐसा, ये तो ये वाला जो भाग हो गया, इसको क्या बोला जाता है? खाई। क्या बोला जाता है? खाई या ट्रेंच, है ना। तो खाई या ट्रेंच है। ट्रेंच का मतलब आप जान गए होंगे कि लोग जैसे मान लीजिए ये भूमि है, तो इस भूमि के अंदर ऐसे नीचे ऐसे खोद करके गड्ढे में रहते थे, इस खाई में रहते थे, ताकि अगर यहाँ से कोई गोली चलाए तो ये यहाँ डायरेक्ट ना जा करके वो वहाँ चला जाए। ठीक है, अपना बचाव के पक्ष के लिए ये लोग क्या बना लेते थे? खाई बना लेते थे। ठीक है, ट्रेंच खोद लेते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ट्रेंचों के जाल के पीछे आम तौर पर, है ना, यानी ट्रेंचों के जाल के पीछे आम तौर पर मशीन गनों का उपयोग किया जाता था, है ना। ट्रेंचों के जाल के पीछे आमतौर पर मशीन गनों का उपयोग किया जाता था। जैसे मान लीजिए अब ट्रेंच जितने भी बने हैं तो उसके लिए जो है वो लोग वहां से मशीन गन का उपयोग करते थे, ताकि वो उसके साथ बहुत सारे गोलियां निकलेंगे और मार करेंगे, है ना। देखिए इनका उपयोग पहली बार इसी युद्ध में किया गया था, पहली बार किया गया था मशीन गन युद्ध का, मशीन गन मशीन का। ठीक है, एक मशीन गन के माध्यम से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकते थे, है ना। राइफल जिसे एक बार चलाने के बाद दोबारा गोली भरना पड़ता था। राइफल बंदूक ही होता है और उसमें एक बार में एक ही गोली छोड़ता था, लेकिन ये सैकड़ों गोली मशीन गन छोड़ता था, है ना। जो ट्रेंच में रहते थे, जो खाई में छुप करके जो मार करते थे, तो वो लोग थोड़ा सा भी ऊपर उठते ना तो सैकड़ों गोली चलता रहता, उस समय समझ लो कि मार हो जाएगा। उसके बाद है तो खाई क्या है, गोली भरना पड़ता था कि तुलना में मशीन गन, मतलब ये राइफल की तुलना में मशीन गन की मारक क्षमता करीबन 100 गुना बढ़ गई। अब सोचिए कि एक राइफल, एक बंदूक में एक बार में एक गोली दगाएगा और एक मशीन गन में 100 गोली, यानी 100 सैकड़ों गोली जो है दगा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद आगे आइए, तोप। क्या? तोप। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का उपयोग किया गया। किसका? इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का उपयोग किया गया। सबसे भारी तोपों से 50 से 60 गोले जो है प्रति मिनट दागे जा सकते थे। तोप से देखिए उसमें सैकड़ों गोलियां, तो तोप से 50 से 60 गोली जो है दागे जाते थे एक मिनट में। ठीक है, निश्चित दूरी पर लगातार मार करने वाली तोपें ट्रेंचों से हो रहे गतिरोध को तोड़ने में सक्षम थी, है ना, जो खाई को तोड़ने में सक्षम थे। तोपों से प्रतिद्वंदी सैनिकों, उनके हथियारों, उपकरणों और ट्रेंचों को एक साथ नुकसान जो है पहुंचाया जा सकता था, ये तोप के माध्यम से। देख रहा है ना। अब आइए आगे।
अगला है आपका टैंक। ये देखिए टैंक का चित्र, देखिए कितना भारी मशीन है टैंक, प्रारंभिक टैंक। देखिए क्या है, टैंक सन 1899 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके युद्धक मोटर कार का विकास हुआ था। ठीक है, मोटर कार का विकास हुआ। पहियों की जगह है इसमें चैन ट्रैक लगाकर इसे कीचड़ और उबड़ खाबड़ खाइयों पर भी चलने लायक बना दिया गया था, यानी बनाया गया था। इस तरह टैंक का आविष्कार हुआ। दिख रहा है आपको चैन जैसा बिल्कुल इसका गाड़ी का जो चक्का लगा हुआ है ना, तो ऐसा लगा दिया गया था ताकि वो कीचड़ में, खाई में, है ना, कहीं भी चल सके। तो ये टैंक था, वो भी हथियार था, उससे भी मार करते थे लोग। उसके बाद है पनडुब्बी, जो पानी में डूब करके वार करने वाला। ठीक है, देखिए जर्मनी ने समुद्र सतह के नीचे छुपकर चलने वाली और विरोधी जहाजों पर गोले दागने वाली यू बोट, क्या यू बोट पनडुब्बी का निर्माण किया था। किसने किया? जर्मनी ने किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के 50% व्यापारिक जहाज जर्मन यू बोट के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। जर्मन यू बोट के द्वारा क्या कर दिए गए थे? नष्ट कर दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, विषैली गैस भी छोड़ा जाने लगा। सोचो, विषैली गैस। जर्मनी जिसके औद्योगिकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था, है ना, तो विषैली गैस यानी विषैली गैस, जर्मनी जिसके औद्योगिकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था और जर्मनी ने युद्ध में विषैली गैसों का प्रयोग, जिनके प्रभाव से लोगों की मौत हुई, है ना, और जिनके प्रभावों से लोगों का क्या हुआ? मौत हुआ, है ना, मौत हुई। वे अंधे हो गए, वो पूरे के पूरे लोग क्या हो गए? अंधे हो गए। इसके चलते विरोधी देशों के सैनिकों को गैस नकाब पहनाकर, है ना, गैस नकाब पहनाकर यानी पहनाकर लड़ना पड़ा। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए युद्ध के कुछ समय बाद ही सारे देश ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा। इससे जेनेवा कन्वेंशन कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? जेनेवा सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन यानी कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, है ना, जिसमें युद्ध लड़ने के नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम जो है स्वीकृत किए गए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, ये इसी युद्ध के दौरान जो है रेलगाड़ी, किसका? रेलगाड़ी, यानी प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों शस्त्रों, रेल मार्ग से चलने वाली तोपों और रसद मतलब खाने पीने का वस्तु, ठीक है, रसद को दूर के ठिकानों मतलब दूर के जगहों तक पहुंचाने का काम रेलगाड़ियों ने किया और इस प्रकार इस नए यातायात साधन ने युद्ध में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। ठीक है, और ये रेलगाड़ी भी एक महत्वपूर्ण जो है सहायता करने वाला एक यातायात ट्रांसपोर्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद है विमान, जो अब क्या करेगा? ये विमान ये भी मार करेगा। देखिए क्या है विमान। दिसंबर 1903 में राइट बंधु है ना, दो भाई थे और दोनों भाइयों ने ऊपर उड़ने वाला विमान बनाया ना। तो दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं के प्रथम विमान बनाने के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस दौरान विमानों का प्रयोग मुख्यतः हवाई गश्त के माध्यम से, गश्त मतलब घूमना, है ना, देखना ताकना कहाँ पे क्या दुश्मन है क्या है सब पता लगाना, ठीक है, तो माध्यम से शत्रु सेना की
टोह लेने के लिए किया जाता था। टोह मतलब पता करने के लिए, जानकारी लेने के लिए ना, ध्यान रखना, किया जाता था। जल्द ही सरकारें विमानों के सामरिक महत्व को समझ गई, और जल्द ही सरकारें विमानों के सामरिक महत्व को समझ गई। मतलब ये विमान फायदेमंद चीज है। सामरिक महत्व मतलब ये लड़ाई झगड़ा में बहुत काम आएगा, मतलब आर्थिक रूप से ये बचाव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साधन है ना। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विमान निर्माण की तकनीकी का तीव्रता से विकास हुआ। युद्ध के प्रारंभ और अंत के बीच दोनों गुटों में विमानों की संख्या लगभग 850 से बढ़कर 10,000 तक हो गई। सोचिए, यानी इस विश्व युद्ध के अंत के बीच दोनों गुटों में विमानों की संख्या लगभग बढ़कर के कितना हो गया, 850 से बढ़कर के सोचो 10,000 तक हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, समझ लो, प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक हवा में अधिक देर टिकने वाले तेज, शक्तिशाली, मजबूत और अधिक विकसित विमानों का निर्माण शुरू हो गया कि वो ज़्यादा देर तक, है ना, ज़्यादा देर तक ऊपर जो है टिका रहे और हमारा लड़ाई चलता रहे, दुश्मनों को गोली से उड़ाता रहूं, है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे अपना जो है युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव, अर्थात इस युद्ध का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या वहाँ के लोगों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखते हैं। क्या ये कोरोना पर आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? जैसे मान लो आज स्कूल लगता, लेकिन स्कूल नहीं लगा है, ठीक है, तो स्कूल नहीं लगा तो क्या हुआ, ये प्रभाव ही तो पड़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार विश्व युद्ध का भी प्रभाव तो लोगों पर पड़ा होगा ना, पूरे जनता पर पड़ा, पूरे जनता पर, एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे जनता पर, ठीक है। जिस प्रकार आज कोरोना के चलते पूरे लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, है ना, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोग जो है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे अपना मामा नाना घर जाएंगे, दाल भात खाएंगे, है ना, पुआ पकौड़ी, ये सब खाने पीने नहीं जा पा रहे हैं, पछता रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा है और बस चल नहीं रहा है, तो कैसे जाएं, है ना। तो ये कई तरह की समस्या है, लेकिन अब तो छूट गया है, अब जा सकते हो, जाओ, है ना। चलिए, पढ़ाई लिखाई तो खैर मान लो कम कर ही रहे हो, क्योंकि देखिए जो बच्चा टॉप करता है वो, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, कि आलसी अपने अंदर से वो खत्म कर देता है। वो बेड पर सो के नहीं पड़ता है, बिल्कुल बेकायदे बोरा बिछा करके या टाटपटी बिछा करके या कुर्सी लगा करके और टेबल में बैठ, बढ़िया कुर्सी में बैठ करके और टेबल पर अच्छा से स्टडी करता है, और गर्मी भर में अपने सारा सिलेबस को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लेता है, ताकि वो आगे स्कूल में होता है फिर पढ़ता है, ताकि वो सब्जेक्ट का ऑल ओवर नॉलेज ठीक ठाक रखता है, तभी वो जाकर के टॉप करता है, इस छत्तीसगढ़ में पहला स्थान लाता है। आप भी कर सकते हो, आप में भी ये सारा का सारा क्षमता है, लेकिन बस कारण यह है कि एक बार किसी तरह से पढ़ लिए, उसे दूसरे बार पढ़ने के लिए सोचते भी नहीं हो, यही कारण है। और सिर्फ सोचते हो कि परीक्षा आएगा तो परीक्षा समय रिवाइज करेंगे, काम चल जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि देखिए, एक बार पढ़ने के बाद आपका 10 दिन के बाद, यानी 4 से 5 दिन के बाद आपके दिमाग में मात्र उसकी जानकारी 5% रह जाती है, लेकिन जब दूसरे बार पढ़ जाते हैं उसी चीज़ को, तो आपके माइंड में वो 40 से 50% के आसपास जो है जानकारी रहती है। और जब तीसरे बार पढ़ते हैं तो 60%, जब चौथे बार पढ़ते हैं तो लगभग 80%, और जब 5वें 6वें बार पढ़ते हैं तब कहीं जाकर के 90-95% पहुँच जाता है। हर सब्जेक्ट को 4 से 5 बार एक व्यक्ति अगर पढ़ दे और बहुत ध्यान से और अच्छे से, तभी जा कर के वो कहीं ना कहीं उसके जहन में बसेगा और उसका आंसर वो बहुत अच्छी तरीके से देगा, ठीक है।
तो इसलिए पढ़ाई लिखाई के साथ कोई मजाक नहीं। अगर आज आप देखिए कोई भी काम होता है वो क्या मांगता है, इन्वेस्ट मांगता है। अगर मान लीजिए आप दुकान खोलते हैं तो क्या दुकान बिना पैसे के खुल जाता है? नहीं। तो अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसके लिए समय चाहिए, आलसी नहीं, है ना। तो समय चाहिए, पढ़िए ध्यान से और पूरे वीडियो को, एक एक वीडियो को 4-4 बार देखिए। हर जैसे मान लो अभी देख लिए, फिर 2-4 दिन बाद उसे देख लिए, फिर 2-4 दिन बाद ऐसा आया तो ऐसे देख देख के, और इतना अपने आप को मजबूत कर लो ताकि कहीं भी कभी भी किसी भी समय परीक्षा अगर लिया जाए तो आप बैठ करके और दे सकें। और ईमानदारी पूर्वक पढ़ दोगे तो मैं बता रहा हूँ टॉप करने से किसी की औकात नहीं है कि रोक लेगा, है ना। इसलिए बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं जो टॉप करते हैं वो, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। थोड़ा आ गया था हमारा जो है ये मन मस्तिष्क में कि थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेशन भी किया जाए और ये सही जानकारी दिया जाए ताकि कुछ काम ईमानदारी पूर्वक बच्चे करें, तो इसलिए मैं बोल दिया। चलिए आगे, ठीक है, आगे आप बात करते हैं। यह पहला ऐसा युद्ध था, यानी ये पहला ऐसा युद्ध था जिसने किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरे देश, पूरे संसार के लोग इसके चपेट में आ गए थे। इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध, ध्यान रखना, इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध अर्थात टोटल वार कहा जाने लगा। जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा। सोचो, बेघर का मतलब बिना घर के, उसका घर बार ध्वस्त हो गया, उड़ गया, है ना। उनके घर खेत आदि ध्वस्त किए गए और उनके घर खेत आदि सबको ध्वस्त कर दिए गए। उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट, आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट, बलात्कार जैसे जुल्म का सामना करना पड़ता था। कहाँ के लोगों को? जहाँ लड़ाई हो रहा था वहाँ के लोगों को, ठीक है। बेल्जियम देश है, फ्रांस, यूरोपीय देश बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रूस आदि देशों में यह सर्वाधिक रहा। मतलब लूटपाट, बलात्कार, जुल्म का सामना करना पड़ रहा था, जो कि वो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन देश? बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और रूस, ये देश सर्वाधिक इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद आगे आइए जानते हैं क्या हो रहा है। ये है, उसके बाद यह है, सभी सरकारें अपनी जनता का, और जितने सरकार थे सभी सरकारें अपनी जनता का समर्थन पाने के लिए युद्ध उन्माद पैदा करने लगी, यानी अर्थात लोगों को लड़ाने के लिए उकसाने लगे, जिससे देशभक्ति के साथ साथ विरोधी देश के प्रति आक्रोश और घृणा पैदा की जा सके कि नहीं, जो देश है वो हमारा ही देश सबसे बड़ा है और दूसरे का देश बड़ा नहीं है, उसको घृणा रूप समझो, है ना। स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों, यानी स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों से लेकर पोस्टर, नाटक जैसे सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग इसके लिए किया गया। युद्ध के शुरू के वर्षों में आम जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और वह बड़े उत्साह के साथ युद्ध के प्रयासों में जुट गई। अक्सर लोगों का प्रकोप अपने देश में ही रह रहे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा। यानी जैसे मान लो धार्मिक अल्पसंख्यक, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म मानने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब हुआ कि जो, जैसे मान लो अब यहाँ पे बौद्ध धर्म मानने वाले बहुत कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्प जो है धार्मिक संख्या वाले लोग, यानी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोग कहेंगे उन्हें, है ना। कई देशों में इन अल्पसंख्यकों को अलग शिविरों में पुलिस की निगरानी में रहना पड़ा। शुरुआती समय में युद्ध उन्माद के चलते लाखों युवक सेना में भर्ती हुए और देश के लिए मरने मारने के लिए निकल पड़े। लाखों युवक, है ना, युद्ध उन्माद के चलते जो है सेना में भर्ती हुए और मारने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे जब युद्ध की वास्तविक सच्चाई उभरने लगी
तो हर देश में युद्ध समाप्ति और शांति बहाली की मांग उठने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और इस नुकसान से वहाँ के बच्चे, बुढ़े और स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। क्योंकि देखिए, अब उनको खिलाने पिलाने के लिए कौन जो है सहायता करेगा, कौन कमाएगा? युवा वर्ग अगर ही नहीं रहेगा तो कमा के देगा कौन? कैसे खाएंगे बच्चे? उस समय बच्चे और महिलाएं जाकर के औद्योगिक क्षेत्र में यानी कारखानों में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कर पाते थे। ऐसा स्थिति आ गया, बिना अगर काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता, और पैसा नहीं आता तो सामान कैसे खरीदते, और सामान नहीं खरीद पाते तो खाते पीते क्या, है ना? तो महिलाएं जो है घर में रह करके अपना काम करते थे, वो अब उन्हें बाहर जाना पड़ रहा था। युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ था, जो या तो लौटा ही नहीं, और अगर लौटा भी तो अपाहिज होकर, लंगड़ा होकर लौटा, है ना? वहीं उन परिवारों को कई अन्य रूपों में युद्ध की कीमत क्या करनी पड़ी, चुकानी पड़ी। युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने लगी। इसका एक कारण यह था कि सरकारें अपनी सेनाओं के लिए खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में खरीद रही थी, जिससे सामान्य बाजार में उनका अभाव होने लगा। दूसरा कारण यह था कि हर देश के भोजन में कई ऐसी वस्तुएं थी जिनकी आपूर्ति दूसरे देशों से आयात से होती थी, जो अब युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गया। कई देशों की सरकारों ने आम लोगों को न्यूनतम खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए राशन दुकानों के द्वारा वितरण शुरू कर दिया गया, ताकि कुछ लोगों को, आम जनता के लोगों को जो है राशन अच्छे से मिल सके, है ना? तो राशन दुकान, जैसे जानते हो ना आप, कोटा कहते हो, है ना? कहाँ जा रहे हैं? सोसाइटी में, कोटा में क्या लेने? चावल लेने, ठीक है, मिट्टी का तेल लेने, चीनी लेने, गुड़ लेने और चना लेने, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह कारखानों को अब युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया, जिसके कारण दैनिक उपयोग की चीज़ों के उत्पादन में कमी आई। इन सब बातों के चलते खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी सामग्री की कीमतें दुगनी या तिगुनी हो गई, मगर मजदूरों के वेतन में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नहीं हुई। मजदूर यह देख रहे थे कि कारखानों के मालिक युद्ध की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों के चलते अधिक मुनाफा कमाकर माला माल हो रहे थे, मगर कामगारों की मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अस्पताल जानते हैं ना, चिकित्सा भी जानते हैं, जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी अब युद्ध के लिए उपयोग की जाने लगी, जिस कारण सामान्य नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ा। साथ ही जब युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार क्या हो रही थी, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और घर घर में वयस्कों की मौत की खबर आने लगी, तो लोगों का आक्रोश उन लोगों की तरफ बढ़ा जो युद्ध उन्माद पैदा करके पूरे विश्व को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में झोंक रहे थे। युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद सन 1917 से लगभग हर देश में युद्ध के खिलाफ जनमानस बनने लगा, है ना? क्या बनने लगा? जनमानस बनने लगा, यानी एक जनता का एक संगठन बनने लगा। जैसे जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों में आम लोगों ने अपनी ही सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने लगे, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से उनके जो है विरुद्ध में लोग तैयार होने लगे। देखिए आगे क्या है, उसी में मजदूर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल करने लगे। आंदोलन तो कर ही रहे थे उस सरकार के विरुद्ध, अब यहाँ पे वेतन वृद्धि को भी जो है बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करने लगे। हर देश में लोग यह विश्वास करने लगे कि उनके देश में लोकतंत्र न होने के कारण ही सरकारें इतनी आसानी से ऐसे घोर युद्ध में उतर गई। यदि लोकतंत्र स्थापित होता तो सरकारों को लोगों की सुननी होती, है ना?
यानी यदि लोकतंत्र ही स्थापित होता, अर्थात लोकतंत्र मतलब जनता का शासन स्थापित होता, तो सरकारों को लोगों की सुननी ही होती, जैसे लोग कहते वैसे करनी ही पड़ती, और उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे युद्ध नहीं होते, है ना। युद्ध समाप्ति होते ही पुराने और विशाल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गए और उन देशों में लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर फैली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, रूस, इन सभी देशों में जो साम्राज्य स्थापित थे उन्हें खत्म करके वहां लोकतांत्रिक सरकारें बहाल हुई, अर्थात लोकतांत्रिक सरकारें आई। ठीक है। भारत में इस युद्ध का गहरा असर पड़ा और एक ओर युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा गया, दूसरी ओर युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में भारी वृद्धि कर दी भारत में, है ना। इसके अलावा खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री का युद्ध में उपयोग के कारण उनकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई और जिससे जन सामान्य बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इस कारण पूरे देश में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होता गया, है ना। साथ ही भारतीय उद्योगपतियों के लिए यह एक सुनहरा मौका मिला, वे अपना उत्पादन अधिक कीमत पर बेचकर माला माल हो रहे थे, है ना। कौन? उद्योगपति लोग। तो ठीक है, बस आज यहीं तक जानते हैं, बाकी हम लोग अगले दिन जानेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है युद्ध का यानी प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या क्वेश्चन है? प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से नई तकनीकों का यूज किया गया यानी प्रयोग किया गया। बस ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मिल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर कैसा असर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध पर भारत यानी प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर कैसा असर पड़ा, ये है असर पड़ा। अब आप इसकी आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसा असर पड़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन फिर से बात करेंगे, है ना।